हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। ये चैप्टर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ये चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एंड तक पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और ये वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा क्लियरिटी हो पाए। और दोस्तों, आप इसके नोट्स बना भी सकते हैं, वरना जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अब आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें पहला टॉपिक है एटम्स। तो एटम्स पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो आप में से ज़्यादा लोग मुझसे यही कहेंगे कि ये बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से। मेन से कोई भी ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से बना होता है। बट मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम्स से। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स सबसे छोटा बिल्डिंग यूनिट क्या होती है, किस चीज़ से मिलकर वो बना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे वो बना होता है, तो वो बेसिकली होती है एटम्स। तो एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। तो देखिए, देयर आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, ये सबसे छोटे पार्ट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है तो उसकी जो बेसिक, जो स्टार्टिंग यूनिट होती है किसी भी चीज़ की बनने की, वो होती है एटम्स। बेसिकली क्या होता है, एटम्स बनते हैं। तो एटम्स का जब ग्रुप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो जाता है तो फिर वो एक कंपाउंड बन जाता है, और उस कंपाउंड को हम बेसिकली कहते हैं सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि किससे बना होता है। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड डेंस पार्ट होता है। सेंट्रलाइज्ड मतलब सेंटर पार्ट में इसके एक डेंस पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि एटम्स किससे मिलके बने होते हैं, तो एटम्स बने होते हैं न्यूक्लियस से। तो जो बेसिकली न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस रहता है एटम्स के अंदर और ये सेंटर में होता है, इसलिए हमने इसे लिखा है सेंट्रलाइज्ड डेंस पार्ट। अब आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम दिया गया है एटम्स का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत पार्ट खाली रहता है, बेसिकली ये सब खाली पार्ट है इसका। तो इसमें बस एक ही सेंट्रलाइज्ड डेंस पार्ट है जिसमें कुछ मटेरियल है, मीन्स कुछ सब्सटेंस है। तो बेसिकली वो है न्यूक्लियस। मीन्स एटम्स किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस में दो तरीके के पार्टिकल होते हैं। तो दो तरीके के कौन से पार्टिकल होते हैं? बेसिकली पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये किस में होते हैं? ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस, जब आपको पता होगा, जब एटम का साइज़ लगभग 10⁻⁻10 का होता है, तो ये तो बहुत छोटा होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि एटम ही बहुत छोटा होता है, तो न्यूक्लियस तो और छोटा होगा। तो न्यूक्लियस का करीबन साइज़ होता है 10⁻14। तो ये बेसिकली न्यूक्लियस और एटम का साइज़ है। तो आप इसमें देख सकते हैं दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन बेसिकली होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। मीन्स ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछेगा प्रोटॉन पे कोई चार्ज, तो वो पॉजिटिव में कुछ होगा, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू कुछ भी होगा। बट जब न्यूट्रॉन की बात की जाएगी तो उसमें जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है बेसिकली। अगर हमसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। हमने ये दो पार्टिकल्स पढ़ लिया। अब एक और पार्टिकल आता है इसमें, वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये जो दिख रही हैं, ये जो ब्लैक लाइन्स है बेसिकली ये सर्कल शेप की, तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको येलो पार्ट से दिख रहे हैं बेसिकली ये क्या है, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, मीन्स ये नेगेटिव होते हैं। जिस तरीके से प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये था एटम का बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हमें एक बात पता चली कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंपाउंड का, जो बना होता है न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। और न्यूक्लियस के अराउंड कुछ पार्टिकल्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये था बेसिकली एटम्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस वो पार्ट होता है एटम का जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ द मास इज सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, मीन्स एटम्स का कोई बेसिकली मास नहीं होता है, क्योंकि एटम एक हॉलो पार्ट होता है, मीन्स बहुत खाली जगह होती है एटम्स के अंदर। तो एटम्स का जो भी वेट होता है, मीन्स एटम का जो भी वेट होता है बेसिकली उसका जो न्यूक्लियस का वेट होता है ना, वही एटम्स का वेट होता है, क्योंकि एटम बेसिकली न्यूक्लियस से ही मिलके बना होता है। तो जो न्यूक्लियस का बेसिकली जो मास होता है बेसिकली वही एटम का मास होता है। और मैंने अभी आपको बता ही दिया कि न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है न्यूट्रॉन्स से एंड प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, and in other words it is same as the number of electrons or protons in that atom. It is denoted by Z. तो देखिए बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस एटम में जिसका भी हम एटॉमिक नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो उस एटम में उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, बेसिकली उसके नंबर को ही हम कहते हैं उसके नंबर को ही कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन्स कितने हैं, बेसिकली वही होता है एटॉमिक नंबर। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि उसके जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मींस इसमें दो तरीके के हैं, देखिए मीन्स आप देख सकते हैं जैसे कि जो ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, ये हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, या फिर ये हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में वो भी हो सकता है एटॉमिक नंबर, और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है किसी की उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं तो वो भी एटॉमिक नंबर होता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, वो हमें समझ आ गया कि कितने प्रोटॉन्स हैं किसी भी न्यूक्लियस में, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, या फिर हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके शेल्स में, हम उसे भी एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। नेक्स्ट है इसमें मास नंबर। तो मास नंबर बेसिकली क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। ये गलत लिखा है, आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिए, एटॉमिक नंबर नहीं है ये मास नंबर है। तो बेसिकली देखिए मास नंबर क्या होता है, उस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों का एडिशन। मान लीजिए किसी भी एक एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसमें मास नंबर कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से दोनों को ऐड करना है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास नंबर। और आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मास नंबर लिखा है यहाँ पे, और हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। तो अगर देखिए तो आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब एटॉमिक नंबर की बात आएगी तो आ जाएगा प्रोटॉन्स कितने हैं, बट जब हम मास नंबर की बात करेंगे, रुकिए मैं आपको ब्लैंक पेपर पे बताता हूँ। देखिए अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर में क्या आएगा, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए जब हम मास नंबर, जब में अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है तो अगर हम
सो देखिए, अगर हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दें, मीन्स हम क्या कर दें, हम कर दें ए माइनस जेड, क्योंकि ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। तो क्या होगा, जब हम ए माइनस जेड करेंगे तो क्या होगा, ए क्या होता है, इसमें प्रोटॉन्स भी हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, और यहाँ पे क्या है, इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे हमें। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है हैंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, ए माइनस जेड, वेयर ए क्या है, ए है मास नंबर और जेड है एटॉमिक नंबर। अब आप इसमें देख सकते हैं, इफ़ जेड इज़ द एटॉमिक नंबर एंड ए इज़ द मास नंबर ऑफ एन एटम। मान लीजिए हमने कोई एटम लिया जिसमें उसका एटॉमिक नंबर जेड है और उसका मास नंबर ए है, तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जेड होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर होते हैं बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स उसकी शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जेड। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। सो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा। देखिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटम बिलोंगिंग टू द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। देखिए, अगर हमारे पास दो एटम्स हैं जो कि सेम एलिमेंट के हैं, क्या है हमारे पास दो एटम्स हैं जो कि सेम एलिमेंट के हैं, और उन दो एटम्स में मान लीजिए हमारे पास दो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, जैसे कि ये ए है और ये ए डैश है, इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सेम ही एलिमेंट के हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, इसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा। तो हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ एटॉमिक नंबर हम यहाँ नीचे लिखते हैं और मास नंबर हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर यहाँ पर P है, तो यहाँ पर भी P होगा। कब, जब वो आइसोटोप्स का केस है, मतलब सेम एटॉमिक नंबर है पर क्या होगा, इसमें डिफरेंट मास नंबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर Q है मास नंबर, तो यहाँ पे R होगा। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं कैसे ये एटम्स हैं जो कि सेम एलिमेंट के हैं, बट इसमें सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। और ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एटम्स को हम कहेंगे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स बेसिकली वो होते हैं जो कि एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। तो एग्जांपल में आप देखिए, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला है इसमें प्रोटियम। तो प्रोटियम क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं 1H1। अब 1H1 क्या डिनोट कर रहा है, देखिए H मतलब है हाइड्रोजन का है, और 1 ये जो नीचे लिखा हुआ है तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ये एटॉमिक नंबर है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 वो है बेसिकली मास नंबर है। तो ये तो सिंपल हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो हम सिंपल यूज़ करते हैं। एक होती है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में आप देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है बट मास नंबर 2 है। ऐसी होती है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में आप देख सकते हैं इसका है 3H1, मतलब इसमें मास नंबर 3 है और इसमें जो एटॉमिक नंबर है इसमें भी 1 है। तो आप ये देख सकते हैं कि ईच आइसोटोप्स इन इट्स न्यूक्लियस हैज़ 1 प्रोटॉन, मतलब आप इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए, सब में 1 एटॉमिक नंबर है। बट प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन्स, ड्यूटेरियम हैज़ 1 न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप इसको माइनस करिए, तो 1 माइनस 1 0, तो मतलब यहाँ पे आ गया नो न्यूट्रॉन। देखिए 2 माइनस 1 1, तो मतलब ड्यूटेरियम हैज़ 1 न्यूट्रॉन। एंड ट्राइटियम में आप देखिए 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे आ गया 2 न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम, और इनके ये फॉर्मूला है 1H1 2H1 एंड 3H1। सो देखिए, देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इन ईच आइसोटोप्स। सारे जितने भी मैंने अभी आपको आइसोटोप्स बताए इनमें सब में क्या है, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन इनकी आउटर मोस्ट शेल में है, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक नंबर है वो सबका 1 है। तो आप ये टेबल देख सकते हैं। देखिए,
आपको टेबल दिखाई गई है यहाँ पे प्रोटियम की, ड्यूटेरियम की और ट्राइटियम की। तो आप देख सकते हैं सब में एटॉमिक नंबर सेम है, Z1 Z1 Z1, और एटॉमिक नंबर सब में डिफरेंट है, 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो सब में सेम है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है तो मतलब सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A माइनस Z। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। तो इस तरीके से ये निकालते हैं। तो ये था एग्जाम्पल आइसोटोप्स का। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, देखिए आप, कार्बन। तो कार्बन कैसे है इसका एग्जाम्पल, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। 12C6 ये बेसिक वाला कार्बन होता है जो कि सिंपल होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। एक होता है इसका आइसोटोप 13C6, ये 6 लिखा हुआ है, 0 नहीं है ये। तो 13C6, एक होता है 14C6। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। और इन सब में आप देख सकते हैं, इन सब में जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। पर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सब में डिफरेंट हैं। इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, क्योंकि 13 माइनस 6 7, 12 माइनस 6 6 एंड 14 माइनस 6 8। तो इसमें 8 हैं। तो न्यूट्रॉन्स सब में अलग अलग हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड ईच आइसोटोप इज 6। मीन्स सब में जो आउटर मोस्ट शेल में, मतलब शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब में सेम है। इसका मतलब सबके एटॉमिक नंबर सेम है, बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है। तो ये था एग्जाम्पल आइसोटोप्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, ये बेसिकली अपोजिट होते हैं किसका, ये बेसिकली अपोजिट होते हैं आइसोटोप्स के। देखिए ये वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिसमें सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम कहते हैं आइसोबार्स। ये बेसिकली अपोजिट होता है किसका, आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं, और इसमें सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो आपको मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर जो लिखा होता है वो होता है मास नंबर। तो आप देख सकते हैं दोनों में मास नंबर सेम है, मतलब 23 23। बट आप इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो आप देख सकते हैं डिफरेंट है, इसमें 11 है और इसमें 12 है। तो सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द आइसोबार्स। सोडियम कंटेन्स 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। अब 11 प्रोटॉन्स कैसे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही होते हैं प्रोटॉन्स, तो 11 हो गए प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, मतलब 23 माइनस 11 12। तो इनसाइड इट्स न्यूक्लियस एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। वाइल जो मैग्नीशियम है इसमें 12 प्रोटॉन्स है, मतलब 12 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसमें 11 न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब 23 माइनस 12 11 11 inside its nucleus and 12 electrons outside the nucleus. The total number of protons and neutrons is 23 in each. मतलब दोनों में 23 है। क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसी को तो कहते हैं मास नंबर, बेसिकली हम इसी को तो मास नंबर कहते हैं। तो देखिए अब दोनों में मास नंबर सेम है 23 23, बट जो इसमें एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, इसमें 11 है और इसमें 12 है। तो ये था एग्जाम्पल आइसोबार्स का। नेक्स्ट टॉपिक है अब आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, बेसिकली एटम्स जिनमें सेम न्यूट्रॉन होते हैं, मींस सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मींस एटम्स विद द सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड आइसोटोन्स। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम। देखिए जो 23 11 Na है, मींस सोडियम है, और ये मैग्नीशियम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, एक में 11 है और एक में 12 है। पर आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें वो आएगा न्यूट्रॉन्स आएंगे, तो न्यूट्रॉन्स कैसे आते हैं, A माइनस Z, मतलब 23 माइनस 11 तो 12 आएगा, और 24 माइनस 12 करेंगे तो भी 12 आएगा। तो दोनों में आप देख सकते हैं सेम है। क्या सेम है, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम है और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। तो इस कैटेगरी के एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोन्स। 11 प्रोटॉन्स एंड मैग्नीशियम हैज़ 12 प्रोटॉन्स। सो मैंने आपको सारी बेसिक्स चीज़ें बता दी हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि हमारा टॉपिक है। तो रेडियो एक्टिविटी अब हम पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी होता क्या है बेसिकली। तो रेडियो एक्टिविटी इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि अचानक होता है और इसमें क्या कहते हैं, कोई हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये एटम खुद ही करता है। ये एक सेल्फ प्रोसेस है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक अनस्टेबल, ये अंडर स्टेबल लिखा है, आप इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, अनस्टेबल है, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, जिसमें क्या होता है रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, एक होते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, एक होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जो, वो क्या करते हैं, वो डिके होते हैं। डिके मतलब वो अपना कुछ पार्ट लूज़ करते हैं हर समय। तो वो लूज़ करते हैं किस फॉर्म में? वो लूज़ करते हैं अपना कुछ पार्ट रेडिएशंस के फॉर्म में। और वो रेडिएशंस क्या हो सकती हैं? रेडिएशंस होती हैं अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। मतलब मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या होता है बेसिकली, जो यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो वो क्या करता है, अनस्टेबल है तो वो क्या करता है, अपना कुछ पार्ट हमेशा लूज़ करता रहता है उसका न्यूक्लियस। और किस फॉर्म में करता है? ये करता है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस के फॉर्म में। और रेडियो एक्टिविटी इज़ ऑलवेज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो हमने क्या किया, ये जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसको हमने लेड के बॉक्स में रखा। अब लेड बॉक्स से इसलिए रखा क्योंकि लेड बॉक्स से इसकी जो ये रेडिएशंस होती हैं वो पास नहीं हो पाती। तो इसलिए देखिए ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास, और हमने इसे लेड बॉक्स में इसलिए रखा है जिससे इसकी रेडिएशंस हर जगह ना फैलें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल रहा होगा जिसकी वजह से ये इसकी रेडिएशंस निकल रही हैं। तो ये किस फॉर्म में निकल रही हैं? अल्फ़ा फॉर्म, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। मीन्स ये तीनों रेडिएशंस में इसका अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को डिके कर रहा है, मीन्स अपना कुछ पार्ट लूज़ कर रहा है हर समय। तो ये अभी हम, तो देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे कि आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा बलून होता है, तो अगर हम बलून में अगर हम एयर भर देते हैं और अगर हम उसे टाई नहीं करते हैं और हम उसे छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा बलून से किस तरीके से जो एयर होती है उसके अंदर वो किस तरीके से बाहर निकलती है। तो बेसिकली इसमें भी यही होता है, एक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो एक अनस्टेबल एटम होता है, उसके पास क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है या एटम हो सकता है, आप कह सकते हैं। तो अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल का मतलब हुआ उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, जिसको वो मीन्स बहुत सारी एनर्जी है जिसकी वजह से वो बहुत अनस्टेबल है। तो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएशंस के फॉर्म में, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इस रेडिएशंस में वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज़ करता है और एक स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जिनके पास एक अनस्टेबल एटम होता है, या अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या करते हैं वो अपनी एनर्जी को सराउंडिंग्स में एमिट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। एंड जो रेडियो एक्टिविटी इसी प्रोसेस को, मीन्स जिस प्रोसेस में वो अपना एनर्जी को डिके कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, एंड इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो दोस्तों अभी हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है। तो हमने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी में जो भी एक न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल, वो अपनी एनर्जी को रेडिएशंस के फॉर्म में अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज या पार्टिकल्स में निकालता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा होता क्या है बेसिकली। देखिए अल्फ़ा और जो बीटा है वो पार्टिकल्स हैं, बट जो गामा है वो रेडिएशन है। तो देखिए अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हम फर्स्ट लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो देखिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है बेसिकली, द अल्फ़ा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियाई। मीन्स आपने हीलियम देखा है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन देखा है, तो हमने एक हीलियम भी देखा जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और जिसका मास नंबर 4 होता है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली हीलियम, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है हीलियम, या फिर हम इसे इस तरीके से भी डिनोट करते हैं क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉजिटिव लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली होता है हीलियम का
स्ट्रक्चर मीन्स हीलियम का जो ये फॉर्मूला होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, तो ये आपको दिया गया है। तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली यही होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब ये जो हीलियम होता है इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये क्या होता है, इस ये डिनोट किया जाता है 2He4 से, बट ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर आप इसमें देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है 2He4। एंड इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो हीलियम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं जो आयोनाइज हीलियम पार्टिकल होता है बेसिकली हम उसको कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। अब आयोनाइज क्यों, क्योंकि देखिए आप इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया और इस पर डबल पॉजिटिव वैलेंसी चढ़ गई है। तो आप ये देख सकते हैं जो आयोनाइज हीलियम पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली हम उन्हीं को कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। और हम सभी जानते हैं कि जो हीलियम होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि आयोनाइज हीलियम पार्टिकल्स, अब हम इसे एक नया नाम दे देते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखिए इसकी सबसे लीस्ट पेनिट्रेशन पावर है। मीन्स जैसे मान लीजिए ये कोई लेड की कोई शीट है, तो मान लीजिए ये किसकी है, लेड की है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इसको पास नहीं कर सकते। मीन्स इसके आर पार वो नहीं जा सकते। मीन्स उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत कम है और इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर है। मीन्स ये सबसे ज़्यादा आयोनाइज हो जाता है। नेक्स्ट है, दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू स्किन बट इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। मीन्स ये ह्यूमन स्किन से पास तो नहीं हो सकते, बट फिर भी ये बहुत हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये इतने एनर्जेटिक होते हैं कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करते हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल जब कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल जिसमें मतलब जिस पे वो टच करें तो एक चमक प्रोवाइड हो, मीन्स एक शाइनिंग प्रोवाइड हो। तो ये जिंक सल्फाइड होता है बेसिकली वो होता है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल। मीन्स जब भी ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पे वो करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो एक वो फ्लोरोसेंस छोड़ते हैं। मीन्स जैसे कि जिंक सल्फाइड हुआ, तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। मतलब जब भी इस पर वो स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, एक चमक प्रोवाइड करेंगे, एक शाइनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसका एक एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड। तो जब भी ये ऐसे मटेरियल्स पे स्ट्राइक करते हैं तो वो एक फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, बट जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब देखिए मैंने आपसे कहा कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये हाईली एनर्जेटिक है, तो क्या करता है ये अनस्टेबल है, तो क्या करता है ये अपनी एनर्जी को लूज़ करता है सराउंडिंग्स में इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो वो क्या करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है अपने अंदर से, मतलब अपनी शेल्स के पास से एटम, मतलब एटम जो है, जो अनस्टेबल एटम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो वो क्या करता है अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उसको लूज़ करता है वो, अभी जब उसने न्यूक्लियस को लूज़ करा तो वो तो हीलियम का बन गया, तो वो अल्फ़ा बन गया। बट जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो वो बनाते हैं बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय -1b0 और +1b0। मतलब आप इसको छोड़िए, आप इसको देखिए, ये लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है -0 बीटा -1। एक ये होता है, एक होता है 0 बीटा +1, मतलब ये दो होते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा एक। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है -1 वाला, एक होता है +1 वाला। वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं, और इनका कोई मास नहीं होता है, दे आर ऑफ नेग्लिजिबल मास। तब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए
ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स। मीन्स इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल के मुकाबले ज़्यादा होती है, बट इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल से कम होती है, और ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और ये अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को। एंड बीटा पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू बीटा पार्टिकल्स। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत आपके दिमाग में आया भी होगा कि वाई बीटा पार्टिकल्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मीन्स बीटा पार्टिकल नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ऐसा क्यों है? पर ये अलग अलग हैं, सेम पार्टिकल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये मतलब ये दो तरीके से पाए जाते हैं बीटा पार्टिकल, एक होते हैं नेगेटिव टाइप के, एक होते हैं पॉजिटिव टाइप के। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फॉर द एमिशन ऑफ नेगेटिव बीटा पार्टिकल अ न्यूट्रॉन डिवाइड्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है, जब बीटा पार्टिकल को एमिट करना होता है तो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन फॉर द एमिशन ऑफ नेगेटिव बीटा पार्टिकल अ न्यूट्रॉन डिवाइड्स इनटू अ प्रोटॉन एंड देखिए न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट जब वो डिवाइड होते हैं, टूटते हैं एमिशन के दौरान, तो वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं। और हम सभी जानते हैं प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का वो होता है नेगेटिव। तो इस वजह से ये दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट रेडिएशंस हैं गामा रेज। तो गामा रेज तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी पढ़ चुके हैं, तो एक तरीके से आपका यहाँ रिवीजन ही हो रहा है। तो गामा रेज क्या होती हैं, द वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेंज में अरेंज करते हैं। तो जो गामा रेज हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। मीन्स अगर हम फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर अगर हम लें तो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और इनका कोई भी मास नहीं होता है, इनको हम गामा रेज कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये न्यूट्रल होती है नेचर में। मीन्स जैसे कि हमने बताया अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं और बीटा पार्टिकल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट आपके सिलेबस में यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चंस में। तो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बट जो गामा होता है वो गामा का जो होता है गामा वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मतलब ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0/0 से। कैसे? देखिए ये ऐसे हम इसका सिंबल है, तो जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा को -1 0 से, इस तरीके से हम गामा को रिप्रेजेंट करते हैं गामा 0 0, क्योंकि ना ही इसका कुछ एटॉमिक नंबर है और ना ही इसका कुछ मास नंबर है, और ये न्यूट्रल है तो मतलब इसका कोई चार्ज भी नहीं है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, सबसे कम होती है अल्फ़ा की, फिर होती है बीटा की, और सबसे ज़्यादा होती है गामा की। क्या? पेनिट्रेटिंग पावर। एंड एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द लिविंग सेल्स। मीन्स ये ह्यूमन बॉडी के लिए, लिविंग सेल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। एंड दीज रेडिएशंस ऑल्सो अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट एंड क्रिएट फ्लोरोसेंस ऑन द फ्लोरोसेंट मटेरियल, एंड दीज रेडिएशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो ही अफेक्ट होगा जिसका कुछ चार्ज होगा। अब इसका कोई चार्ज ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। तो जब ये न्यूट्रल है तो ये अफेक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। तो अब हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का किस तरीके से इफेक्ट होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज पे डिटेल में। तो देखिए In 1903, Rutherford studied experimentally the nature of radiations emitted by the radioactive substance. मीन्स 1903 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से उन्होंने ये देखा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो रेडिएशंस निकलती हैं उनका किस तरीके का नेचर होता है।
तो उनने क्या देखा, ही फाउंड डैट ऑन सब्जेक्टिंग द रेडिएशंस गिवन आउट बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जब हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो ये रेडिएशंस निकलती हैं, जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, मतलब देखिए परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ, देखिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए डाउन द पेपर है, मीन्स अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड डाउन द पेपर है तो आप उसमें देख सकते हैं, तो हम उसके परपेंडिकुलर हम जो ये रेज हैं हम उनको एंटर कराएंगे। किस में एंटर कराएंगे? मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे। तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट एज शोन इन द फिगर। मैं भी आपको डायग्राम बताता हूँ। सो दोज विच टर्न टू द लेफ्ट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। तो आप देख सकते हैं डायग्राम, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये एक लेड बॉक्स है जिसकी वजह से ये जो बाकी की रेज हैं वो इससे निकल ना पाएँ, और हमने इसमें एक होल किया है जिसकी वजह से ये रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं। तो ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि क्रॉस मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डाउन द पेपर है। सो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड है डाउन द पेपर, एंड जो इसमें ये मूवमेंट हो रहा है, मीन्स ये जो रेज निकल रही हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर निकल रही हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ इसमें इस तरीके से डेविएट हुई, कुछ इस तरीके से डेविएट हुई, और कुछ बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुई और सीधा पाथ फॉलो करते हुए चली गई। तो इसमें आप देख सकते हैं आप इसमें देख सकते हैं दोज विच टर्न टू द लेफ्ट मस्ट बी पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स। मीन्स ये जो लेफ़्ट साइड में गई हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं तो ये उससे क्या हो रहे हैं, मीन्स ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जो राइट में गए हैं वो बीटा पार्टिकल्स हैं। तो आपने वो पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो उससे आप इसका फोर्स निकाल सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लग रहा होगा बेसिकली, तो ये उस डायरेक्शन में डेविएट हो रही हैं। बट आप इसमें देख सकते हैं कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रहे हैं और सीधा अपना पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हैं गामा रेज। क्यों? क्योंकि गामा रेज एक न्यूट्रल रेज होती हैं जिनका कोई भी वो नहीं होता है, न्यूट्रल होती है नेचर में, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वो डेविएट नहीं होती हैं। दोज विच पास अनडेविएटेड मस्ट बी अनचार्ज और न्यूट्रल इज कॉल्ड gamma radiations. Gamma radiations are the electromagnetic waves similar to light and therefore not affected by magnetic field. मीन्स सिंपल सी बात है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव और बीटा पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव, तो वो डेविएट कर रहे हैं किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। बट जो गामा रेडिएशंस हैं वो होती हैं न्यूट्रल इन नेचर, तो उनका कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो विदाउट डेविएशन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकती हैं। तो ये था डेट व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। सो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो सिमिलरली इफ़ द रेडिएशंस इज गिवन आउट बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाथ। मतलब जिस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड में किया उसी तरीके से अगर हम कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, जिस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड में किया था, अगर हम उस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और उसके जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर अगर हम अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स को पास करें, तो देखिए क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये है नेगेटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव प्लेट। तो आप ये देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस इस डायरेक्शन में। बट आप ये देख सकते हैं डायरेक्शन इस तरफ है, बट ये जो रेडिएशन है वो जा रही हैं इस तरफ, तो मींस ये है 90 डिग्री का एंगल, मींस परपेंडिकुलर हमने उसे एंटर कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप ये देख सकते हैं ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हम सभी जानते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे।
क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमें सबको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा पॉजिटिव है और ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरीके से डेविएट हो गए। बट बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, एंड जो गामा रेज हैं वो न्यूट्रल होती हैं तो वो सीधे विदाउट रिफ्लेक्शन मूव कर गए। तो इसमें यही लिखा हुआ है, दोज विच टर्न टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, मतलब ये अगर वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए हैं तो मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो वो कौन से होंगे? अल्फ़ा पार्टिकल। पर जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट हुए हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो वो क्या होंगे? बीटा। पर जो अनडेविएटेड हैं वो बेसिकली गामा रेडिएशंस होंगी। द बीटा पार्टिकल्स आर डेविएटेड मोर देन द अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो ये था सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। Now our next topic is effect on nucleus by alpha, beta and gamma radiations। Means जब हम एक न्यूक्लियस एक वो एमिट करता है अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स को रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट कर देता है अपने अंदर से, तो न्यूक्लियस पे क्या इफ़ेक्ट होता है अब हम ये देखेंगे। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। सो फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ा एमिशन। मीन्स अगर कोई अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो कि अल्फ़ा एमिशन कर रहा है, मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स को अपने अंदर से निकाल रहा है, तो न्यूक्लियस पे क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, इफ़ द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है एक्स, उसके न्यूक्लियस ने क्या किया, रेडियो एक्टिव है वो वैसे भी, जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, उसने क्या करा, अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करा। तो अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कर दिया तो मतलब कुछ एक नया एलिमेंट बन जाएगा जो उसका न्यूक्लियस होगा। तो अब न्यूक्लियस चेंज हो चुका है वाई में, मतलब कोई एक एक्स एलिमेंट था जिसके न्यूक्लियस ने अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कर दिया, तो क्या अब जो नया न्यूक्लियस बन गया है वो इमिट करने के बाद, तो उसको हमने कहा है वाई। उसको हम कहते हैं बेसिकली डॉटर न्यूक्लियस, क्योंकि ये एक्स से आया, तो और हम एक्स को कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस क्योंकि इसने बनाया है, और जो बना है उसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। इस फॉर्म्ड विच हैज़ मास नंबर इक्वल टू A-4 एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z-2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए, कोई एक एलिमेंट है एक्स जिसका क्या है, जिसका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका न्यूक्लियस भी रेडियो एक्टिव है, जिसका मास नंबर ए होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो जेड होगा, जिसका मास नंबर ए होगा और एटॉमिक नंबर जेड होगा, तो उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कर दिया अपने अंदर से। तो क्या होगा, एक नया एलिमेंट बनेगा, और नया एलिमेंट को हमने कहा है वाई, इसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। तो क्या होगा, ये जो वाई बना है इसका एटॉमिक नंबर होगा Z-2, मतलब ये Z से Z-2 हो जाएगा, और जो मास नंबर है वो A-4 हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है जिसका कोई रेडियो एक्टिव है, तो वो उसने अल्फ़ा पार्टिकल को निकाल दिया। ये जो सिंबल है वो है अल्फ़ा पार्टिकल का, तो इसने अल्फ़ा पार्टिकल को निकाल दिया, तो ये कुछ बन जाएगा वाई, इसका न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका मास नंबर A है, तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट कर देगा तो क्या होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, और जो मास नंबर है वो हो जाएगा A-4। बस हमें ये याद रखना है। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट क्या होगा न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पे ये इफ़ेक्ट होगा कि उसका जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं बेसिकली। सो देखिए, यही ये यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। ये अगर पेरेंट न्यूक्लियस है तो इसने क्या किया, इसने एक अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कर दिया, मीन्स एक हीलियम को इमिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं, जब इसने हीलियम को इमिट कर दिया तो इसका जो डॉटर न्यूक्लियस बन चुका है वो क्या होगा, बेसिकली A-4 एंड Z-2, मतलब जो मास नंबर है वो 4 कम हो गया और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो गया। और अब आप इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है और ये A-4 है, तो आप दोनों को ऐड करिए तो आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 4 से 4 कैंसिल, आपको A मिल गया, तो मीन्स कि इक्वेशन बैलेंस है।
इसी तरीके से यहाँ पे z-2 है और यहाँ पे 2 है, तो ऐड करिए, z आ रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है पूरी। तो इसमें क्या होगा, दस रिजल्टिंग न्यूक्लियस हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, मतलब टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे। और अगर 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे लेस किससे होंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स से, मतलब जो ये ए है वो 4 कम हो जाएगा क्योंकि मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है, व्हेन अ रेडियो एक्टिव यूरेनियम, एक यूरेनियम है, तो यूरेनियम का ये होता है बेसिकली एटॉमिक नंबर इसका 92 होता है और जो मास नंबर होता है वो होता है 238। अगर इसने एक अल्फ़ा पार्टिकल को निकाल दिया, ये लिखा है 2He4, तो देखिए तो 2He4 है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 4 कम क्यों हो जा रहा है और ये 2 कम क्यों हो जा रहा है, क्योंकि अगर हीलियम निकाल दिया है तो हीलियम का क्या होता है 2He4, तो इसी वजह से जो 4 हट गया है अब, तो जो एटॉमिक नंबर है जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 हट चुका है अब, तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी आ जाएगी और जो मास नंबर है उसमें 4 की कमी आ जाएगी। तो अगर ये था और इसने हीलियम को निकाल दिया है तो बचेगा क्या, 238 था पहले, 4 अब निकल गया है, एमिट हो गया ये, तो बचा क्या 234, मतलब ये जो एटॉमिक नंबर, ये जो मास नंबर है उसमें क्या हो गया 4 की कमी आ गई। और जो मास नंबर है इसमें 2 निकल गया है, तो 92 से 2 निकल गया है तो 90 बचेगा, तो Z-2। तो इस तरीके से ये अल्फ़ा एमिशन का इफ़ेक्ट होता है ऑन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक है बीटा एमिशन। तो बीटा एमिशन में क्या होता है, इफ़ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस P विद अ मास नंबर A, मतलब कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है P और उसका जो मास नंबर है वो है A और Z जो एटॉमिक नंबर है वो है Z, जिसने एक बीटा पार्टिकल को इमिट कर दिया है। और बीटा पार्टिकल को इमिट करने के बाद वो एक डॉटर न्यूक्लियस बनाता है जिसका नाम है Q। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये था पेरेंट न्यूक्लियस, मीन्स एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था जिसने एक बीटा पार्टिकल को इमिट कर दिया है। और मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आपको एक नेगेटिव वाला ही सिलेबस में है आपके, मीन्स एक तरीके से नेगेटिव पे ही आपके क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव का ही दिखाया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आपको नेगेटिव वाला ही लेना है। तो आप देख सकते हैं इसने ये इमिट कर दिया, तो क्या होगा, ये इससे निकल गया है, तो क्या होगा, अब बचेगा क्या, ए था वो, तो जब कुछ यहाँ ज़ीरो है तो ए ही बचेगा, पर यहाँ जेड है और यहाँ पे -1 निकल गया है। तो आप करके देखिए ज़रा, आप करिए जेड था, जेड में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, जो कि -1 निकल चुका है, तो क्या आ जाएगा Z+1 नहीं आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस तरीके से यहाँ पे Z+1 आ जाएगा। मीन्स सिंपल भाषा में अगर मान लीजिए कोई P एलिमेंट है जिसका ये A है, जिसका ये Z है एटॉमिक नंबर और ये A है, और इसने क्या किया, इसने एक बीटा पार्टिकल को इमिट कर दिया जिसका ये -1 था और ये 0 था, तो क्या होगा, Z था पहले, अब हो गया -1 और डिडक्ट हो गया, मीन्स और कम हो गया, तो क्या करोगे, तो Z -1, तो ये क्या आ जाएगा Z+1। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे Q बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z+1, और यहाँ जो एटॉमिक नंबर है उसमें तो 0 की कमी है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि A-0 क्या होगा A। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमने कार्बन लिया है और कार्बन ने एक बीटा पार्टिकल को इमिट कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये 14 था तो ये 14 ही रहा, क्योंकि यहाँ 0 बैलेंस भी हो गया, 14 + 0 14, तो यहाँ 14 भी है। एंड जब यहाँ पे 6 था तो यह मैंने आपसे कही कि जो इसका वो होगा एटॉमिक नंबर होगा वो एक बढ़ जाएगा, तो 7 हो जाएगा और यहाँ -1, तो दो पार्टिकल के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो +1 हो जाएगा और जो मास नंबर है वो सेम रहेगा एज जिसमें वो पेरेंट में था वैसे ही वो डॉटर में रहेगा, मीन्स पेरेंट न्यूक्लियस में जैसा है वैसे ही वो डॉटर न्यूक्लियस में रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा और जो मास नंबर है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गामा एमिशन। अभी हमने देखा अल्फ़ा एमिशन एंड बीटा एमिशन, अब हम देखते हैं गामा एमिशन। तो गामा एमिशन में क्या होता है, इन मैनी केसेस एन अल्फ़ा और एन बीटा पार्टिकल इज़ फाउंड टू बी फॉलोड बाय द अल्फ़ा एमिशन।
इट अकर्स व्हेन द डॉटर और द पेरेंट न्यूक्लियस इज़ इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन। मतलब गामा रेडिएशंस तब निकलती हैं जब बहुत ही जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एक एक्साइटेशन स्टेट में होता है, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम कहते हैं गामा रेडिएशंस और गामा रे फोटोन। द गामा रेज हैज़ नो मास। द गामा रेज हैज़ नो मास मतलब नो एटॉमिक मास, नो इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, नो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर लॉस्ट। मतलब जब गामा का रेडिएशंस होता है, गामा रेडिएशन होता है, तो कोई भी न्यूट्रॉन और कोई भी प्रोटॉन लॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि होता ही नहीं है तो लॉस्ट क्या होगा। हैंस द न्यूक्लियस डज नॉट डिके इनटू अ डिफरेंट न्यूक्लियस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, डिके होने के बाद कोई भी नया नहीं बनता है, नया डॉटर न्यूक्लियस नहीं बनता है। अभी हम कहते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस था और उसने कुछ एमिट किया अल्फ़ा बीटा, तो वो एक डॉटर न्यूक्लियस देता है। बट गामा रेडिएशंस के केस में वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, रेडिएशंस के पहले भी जैसा था वैसा ही वो रेडिएशन के बाद रहेगा। इसमें कोई डॉटर न्यूक्लियस नहीं होती है, मतलब कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं होता है। एंड देयर इज़ नो चेंज इन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो चेंज इन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो देखिए आप, तो देखिए अगर ये मान लीजिए एक एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और जो मास नंबर है वो ए है, तो ये रेडिएशन के बाद मतलब इसने गामा रेडिएशंस निकाल दी हैं, एमिट कर दी हैं, तब उसके बाद भी ये वही रहा, ए एक्स जेड। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो गामा का वो होता है वो ज़ीरो होता है और ज़ीरो होता है, तब दोनों से ज़ीरो ज़ीरो माइनस कर दीजिए, सेम ही तो आएगा बेसिकली। अगर आप एक सिंप्लीफाइड वे में समझना चाहते हैं, मीन्स याद करने के लिए आप समझना चाहते हैं इक्वेशंस के लिए, तो यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, तो देखिए इक्वेशन बैलेंस है, a + 0 a एंड z + 0 z। तो ये था गामा रेडिएशंस जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम होता है आफ्टर रेडिएशंस। सो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक टेबल दी गई है यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप इसका प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसमें आपको सब मिल जाएगा जो एक अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस के लिए आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए नेचर लिखा हुआ है कि ये एक हीलियम न्यूक्लियाई होता है और ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। स्पीड इसकी कुछ 10⁻⁷ होती है और इसकी कुछ 90% होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइट, और इसकी कुछ होती है, इसकी देखिए ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या होती है, लाइट के बराबर होती है। इसका रेस्ट मास क्या होता है, ये 4 गुना होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, और इसका जो मास होता है बीटा पार्टिकल का वो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसके बराबर होता है और इसका कोई मास नहीं होता है। इसका जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है। इसका स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q/m, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, Q/m मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो, इसका ये होता है और इसका ये होता है। और देखिए इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, तो इसमें होता ही नहीं है। एंड इसकी जो वेवलेंथ होती है, तो इनकी तो वेवलेंथ होती ही नहीं है क्योंकि ये कोई रेडिएशंस नहीं है, बट जो गामा रेडिएशंस हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हैं, तो इनका एक रेडिएशंस होती है 10⁻⁻13 मीटर। एंड इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये सबसे कम लेस डिफ्लेक्टेड होती हैं, ये मोर डिफ्लेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल, और ये अनअफेक्टेड होती हैं। आयोनाइजिंग पावर इसकी मैक्सिमम होती है, इसकी तो उससे कम होती है और इसकी सबसे कम होती है। तो मतलब ये इस तरीके का आएगा, इसकी सबसे कम, इसकी उस थोड़ी ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा। एंड जो पेनिट्रेटिंग पावर है उसकी सबसे कम होती है, फिर बीटा पार्टिकल्स की होती है और गामा रेस की सबसे ज़्यादा होती है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, मीन्स अगर मान लीजिए इसके पाथ में, अल्फ़ा पार्टिकल्स के पाथ में अगर हम थिन पेपर या ह्यूमन स्किन लगा दें तो ये रुक जाएंगी, और इसमें अगर हम बीटा पार्टिकल्स में लेड की एक थिक वॉल लगा दें या थिक एल्यूमिनियम की एक शीट लगा दें तो उससे भी रुक जाएगा। बट 30 सेंटीमीटर की थिक आयरन और फ्यू मीटर थिक कॉन्क्रीट, मीन्स ये गामा रेस तो कॉन्क्रीट वॉल से भी पास हो जाती हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये एक डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो एक अच्छी टेबल है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच। सो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मीन्स रेडियो एक्टिविटी के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो देखिए मेडिकल्स यूज़ देखते हैं पहले अपन। मैनी डिजीजेस सच एज ल्यूकेमिया कैंसर आर क्योर्ड बाय रेडिएशंस थेरेपी।
कैंसर वगैरह जो होता है वो रेडिएशन से भी ठीक हो जाता है। और ये जो कोबाल्ट 60 है इसका हम यूज़ करते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, जो कि ड्रेन आउट सेल्स होते हैं उसको हम सही करने के लिए हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। और कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। The salt of weak radioactive isotopes such as radio, sodium chloride, radio iron and radio iodine are used for diagnosis. Means ये कुछ salts हैं radioactive isotopes के जो कि diagnosis में यूज़ किए जाते हैं। Such radioisotopes are called as tracers. Means इनको हम tracers भी कहते हैं कि इसका दूसरा नाम है। These tracers are used to detect the suspected brain tumors. Means इन tracers का हम यूज़ करते हैं brain tumor को ठीक करने के लिए और blood clotting को ठीक करने के लिए before they become dangerous. नेक्स्ट इसका साइंटिफिक यूज़ क्या है? इसका साइंटिफिक एक यूज़ ये है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं एमिटेड फ्रॉम द रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये जो हीलियम होता है, आयोनाइज हीलियम होता है, मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं। और आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जिसकी वजह से इस टॉपिक की वजह से स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की वजह से हमें एटम की एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। मीन्स हम एटम के बारे में हम इसमें अच्छे से देख सकते हो। न्यूक्लियस और एटम दोनों के बारे में हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत एक अच्छी नॉलेज मिलती है एटम के बारे में।